for me the investor category of hedge funds or hedge funds and for mutual funds? Ma'am, for hedge funds, HNIS, bank, commercial firms, and for mutual funds, any domestic investor. So you can see here, अभी hedge mutual fund में investor category क्या है? आपकी हाई वर्थ कमर्शियल फर्म्स, ठीक है, बैंक्स, बड़ी बड़ी बैंक्स इन्वेस्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs आपके। एंड अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, वी कैन इन्वेस्ट। हाउएवर अब हम आते हैं अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पे। इसमें आपकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज में आप ये देख सकते हो, इक्विटीज है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, करेंसीज हैं, करेंसीज में आपकी फॉरेन करेंसीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट हियर, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कल मैं आपको बताया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर देयर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। हाउएवर अगर मैं इधर बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो इसमें इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज, ठीक है, कैश, देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके शॉर्ट स्पैन के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विद इन विच लैप्सेस विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो सारे आप इसमें ले सकते हैं। रिस्क की अगर मैं बात करूं, यू रीड द रिस्क और हाई हेज म्यूचुअल फंड्स। Either I'm not audible to you all or is there some problem? Soumya, can you hear me? Diksha, can you read for me? You are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One of you can read for me what is the risk is, and another one will read the minimum ticket size. Risk. Hedge mutual funds very high, mutual funds comparatively lower. ओके, सो आप ये देख सकते हो, मैंने अभी अभी आपको बताया यहाँ पे हेज म्यूचुअल्स की रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है, और रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो रिस्क बहुत कम रहती है कि आपको आपका पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं, आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज मिनिमम टिकट साइज, कितना है इसमें हेज म्यूचुअल फंड्स में? Minimum ticket size, hedge mutual funds, ₹1 crore. Mutual funds, not uniform, but as low as ₹500 in some funds. Now you can see here, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 500 अगर आपके पास है तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इफ यू आर हैविंग इवन 1 लाख रुपीज ऑल्सो, देन टू यू कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड्स बिकॉज हियर द मिनिमम टिकट साइज कितना है आपका 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, शॉर्ट सेलिंग इज परमिटेड। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। शॉर्ट सेलिंग में एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इफ यू वांट टू राइट समवेयर प्लीज राइट इट, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट सेलिंग आपकी वो सेलिंग होती है इन विच, फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग द शॉर्ट सेलिंग, आई डू नॉट हैव stock, yeah, the stock which I am willing to sell, I do not have in my hand. However, at the time of delivery of that stock, I am going to borrow the money from the market and buy that stock and return it back when the prices will fall in future. और मैंने क्या किया, इस पे डीलिंग कर ली, मैंने 50,000 का स्टॉक प्रॉमिस कर दिया टू पे समवन, टू गिव समवन, उसने मुझे 50,000 रुपीज दे दिए, मेरे पास आ गए 50,000। अब मैंने क्या किया, मेरे पास 1 महीने के बाद डिलीवरी डेट आई, जब भी मेरे हाथ में स्टॉक तो था नहीं, तो मैं जल्दी से मार्केट में गई और मैंने क्या किया, उसे खरीदा। अब खरीदने के लिए भी मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं, तो मैंने 10,000 का लोन लिया और मैंने उसे खरीदा। जब खरीदा मैंने तो मुझे तो सस्ता मिला 10,000 का, मैंने वो स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, मुझे कितने मिले 50,000, आउट ऑफ विच आई रिटर्न द लोन अमाउंट, आई रिटर्न द इंटरेस्ट एंड आई इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑल्सो। ये टाइप की शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली आप इतना लेमैन लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप वो कमोडिटी सोल्ड आउट कर रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, but at the time of delivery you have to arrange for it, whether you borrow money for it or however you are arranging it.
म्यूचुअल फंड्स में आप उन्हीं कमोडिटीज के संग डील करते हो जो आपके हाथ में है। आप ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मैं आपको 1 महीने के बाद कहीं से खरीद के दूंगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, मिनिमम कॉपस। आप ये भी देख सकते हैं मिनिमम कॉपस क्या होता है। मिनिमम कॉपस में देखिए क्लियरली लिखा है 20 करोड़ फॉर अ हेज फंड। मिनिमम कॉपस की अगर मैं बात करूं तो कॉपस यहाँ पे मैंने नीचे मीनिंग आप लोगों के लिए लिख दिया है। इट इज द टोटल सम ऑफ मनी विच ऑल इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन अ स्कीम। हेज फंड के अंदर मैंने अभी आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 HNI इन्वेस्टर्स बताए थे, वॉरेन बफे, जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स। इन तीनों ने इतना इन्वेस्ट किया कि टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो 20 करोड़ की एटलीस्ट होनी चाहिए, 4-5 इन्वेस्टर्स को मिला के, अदरवाइज आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ म्यूचुअल फंड में, तो इसमें ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। Now I'm giving you 2 minutes. Any questions which are at the back of your mind, please make it very clear. अभी NAV को रुक जाओ, NAV अभी मैं समझाऊंगी, NAV न्यूमेरिकल से समझेंगे। I'm giving you just 2-3 minutes. So kindly go through this and see whatever is not clear to you. And please make sure you're understanding it very clearly, because I can ask any point in time any concept which I have already discussed. You can take your 2-3 minutes and you can ask whatever is there. Ma'am, please explain derivatives. Okay, you want an explanation of derivatives? Okay, anyone Yes, else? Anyone else? Anything else? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, just मैम जैसे आपने अभी कहा कि HNI इन्वेस्टर्स का हाई रिस्क होता है बट रिटर्न ज्यादा होता है, तो मैम इज इट नॉट नेसेसरी कि हर बार ही रिटर्न ज्यादा हो? मैम समटाइम्स ड्यू टू सम सिचुएशन या मार्केट डाउन की वजह से कम रिटर्न भी तो मिल सकता है। देखो आहाना, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें आपने हमको ये अभी बताया कि आपके पास जो रिटर्न है वो ज्यादा आप कह रहे हो कि हर बार हो और कभी कम भी हो सकता है। दिस यू आर ट्राइंग टू से? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? मैम क्वेश्चन मेरा यही है कि जैसे आपने बोला HNI जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनका अमाउंट भी मतलब ज्यादा होता है, तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो मैम ड्यू टू सम सिचुएशन रिटर्न कम भी तो मिल सकता है अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। हाँ, आपकी बात अब मैं आपको बता रही हूँ। हाँ बोल लो, आप पहले बताओ। मैम क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट हुआ है और वो लोग तो रिस्की होते ही हैं। हाँ एग्जैक्टली देखो हर बार ये मैं नहीं बोलूंगी कि इनको रिटर्न ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। हाउएवर इसमें इनको रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा इसीलिए हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हियर। व्हाई देयर इज अ प्रोबेबिलिटी? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट साइज इज वेरी लार्ज, और ये जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वो सिक्योरिटीज में आपको बहुत बार चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट ही होता है, बिकॉज देयर इज अ पर्सन सिटिंग हियर, द फंड मैनेजर is not a person who is the normal mutual fund manager. ये जो पर्सन है ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट, या आप ये कह सकते हो टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि द पर्सन हु इज हैविंग द एक्सॉर्बिटेंट नॉलेज ऑफ द दीज मार्केट एंड दीज सिक्योरिटी। तो इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है और इसके बाद नॉलेज बहुत है, तो ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि जहां पे फायदा ही होना है। हाउएवर अगर अब देखो किसी के हाथ में सिचुएशन तो नहीं होती, आज के टाइम पे कोविड जैसी सिचुएशन, पैंडेमिक जैसा सिचुएशन आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड इट हैज मेड लॉसेस, ठीक है। तो अब ये तो इस फंड मैनेजर ने भी नहीं सोचा होगा, इसने क्या ये फोरकास्टिंग की होगी कि 1 साल के बाद पैंडेमिक आ जाएगा और मैं तो इतना रिटर्न करवा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये आपका रिटर्न करने के चांसेस हैं ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न।
तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाउएवर अदरवाइज अगर मैं देखूं तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं एंड विद द हाई रिस्क फैक्टर ऑल्सो। और कभी कभी ये भी है कि आप भाई बहुत ज्यादा मैं बात करूं तो लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, anything else? Diksha, I'm returning to your derivatives part. First of all, let us anyone else? Kajal, Soumya, Nazrina, बेटा डू नॉट हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क। आपको कोई भी टॉपिक फिर से समझना है आप पूछ सकते हो, बट मेक श्योर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, okay? Because if you're only going to learn and mug it up, how many concepts you're going to learn? It's not feasible to learn everything. Everything is clear? हाँ, what you want to ask? मैम मिनिमम कॉर्पस वाले डिफरेंस एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, मिनिमम कॉर्पस मैंने अभी आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मैंने 3 लोगों को लिया। ठीक है, हर किसी के ने मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है? 1 करोड़। 1 करोड़ से तो ये हो ही नहीं सकता, ये हमें पता है। म्यूचुअल फंड में क्या हम 500 से भी कर सकते हैं। अब भाई 1 करोड़ किया इन लोगों ने, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ थी, समझ लो इन्होंने की 5 करोड़। person went up and did 10 crore, ठीक है, and this person again did 5 crore। 10 plus 5 plus 5 20 करोड़ हो गया। ये क्या हो गया? मिनिमम कॉर्पस। मिनिमम कॉर्पस ये होता है जब सारे इन्वेस्टर्स मिल करके टोटल जो भी इन्वेस्ट बन रहा हो उनका वो 20 करोड़ होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ इस केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझो ऐसे, ये तो हो गया। अब ये समझ में आ गया आपको, सारे इन्वेस्टर्स ने जब मिलके किया तो हमारा क्या हो गया? 20 करोड़। अब मैं आती हूँ, इन्होंने इन्वेस्ट किए 2 करोड़, इन्होंने इन्वेस्ट किए 2 करोड़, ठीक है, एंड इन्होंने भी इन्वेस्ट किए 2 करोड़। अब टोटल कितना बन रहा है? 2 2 4 प्लस 2 6 करोड़। अब आप कंडीशन मीट नहीं हो रही है सुरुचि, अब 20 करोड़ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये इनके संग आपको और पार्टीज को भी ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मिनिमम 20 करोड़ का ब्रैकेट बन जाए मिनिमम कॉर्पस का, अदरवाइज यू कैन नॉट मूव अहेड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। अभी भी डाउट है तो बताओ, अभी आया समझ में? कॉर्पस का देखो मतलब क्या होता है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल इन्वेस्टर्स इन अ स्कीम। मैं फिर से बता रही हूँ, आप ये देख लो, ये एक स्कीम थी जिसमें देख लो 3 लोगों ने, 3 ही हमारे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इनका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 6 करोड़ का। ईदर द फंड मैनेजर इज गोइंग टू आस्क देम टू कंट्रीब्यूट मोर, क्योंकि 1 करोड़ तो इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा ही किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल 20 करोड़ नहीं बन रहा है, तो ये क्या करेगा? फंड मैनेजर इनको बोलेगा आप और भी ज्यादा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अदरवाइज द सेकंड ऑप्शन इज दिस, यू विल ऐड मोर लिस्ट ऑफ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, या ये लोग ही पहले क्या स्कीम की तरह 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा इन्वेस्ट करें तो आपका मिनिमम कॉर्पस बन जाएगा 20 करोड़, देन यू कैन मूव अहेड। However, in case of mutual fund, this limit is not defined. Is it clear, Suruchi? Yes. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Anyone else? Okay. So, Nazrina, Kajal, do you have any doubt? So we can move to derivatives. Kajal, which second point you are asking? Can kindly put your microphone and just a second. This investor category? Yes, ma'am. ओके, हेज म्यूचुअल फंड में आपका देखो, सबसे पहले तो ये समझो मिनिमम टिकट साइज कितना है? 1 करोड़। टिकट खरीदना का क्या मतलब समझते हैं आप? मैं मार्केट में गई, मुझे लॉटरी खरीदनी है, मैंने पैसे निकाले, टिकट खरीदी। वैसे ही अगर यहाँ इन्वेस्ट करना है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को कितना पैसा का टिकट मिलेगा? 1 करोड़ का। तो ऑब्वियसली 1 करोड़ जिसके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी उन सिक्योरिटीज में जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आप क्या है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक्स। बैंक्स के पास बहुत सारे पैसे होते हैं भाई, डिफरेंट पीपल्स
हाई इनकम वर्थ या लो इनकम, प्लस इनकम वर्थ सब सेव कर रहे हैं, एफडीआरस करा, ठीक है। कमर्शियल फर्म्स आपकी वो फर्म्स होती है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करती रहती है डे टू डे, अगेन ये भी बहुत हाई पैसे कमा रही होती है। तो ये सारी जो लोग होते हैं ये इन्वेस्ट कर सकते हैं हेज म्यूचुअल फंड में। हाउएवर अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इन टाइप के इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आम डोमेस्टिक इन्वेस्टर लाइक यू कैन से पीपल लाइक यू एंड जो बहुत ज्यादा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो लोग आ जाते हैं इस कैटेगरी में। इफ वी वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें देखो इसमें सबसे क्या सेबी के रजिस्ट्रेशंस भी हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम ये कह सकते हैं सेबी के थ्रू हम प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज की सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है इसमें दैट हम कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एड्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास हो गया या मिडिल फैमिली इनकम अर्नर हो गया, तो वो 500 से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और आपको अच्छा रिटर्न में कम रिटर्न में या यू कैन से आप कम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हो। रिस्क इसमें काफी कम होती है, आपके पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। देयर इज अ चांस ऑफ लॉस इज वेरी लेस, ठीक है। तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा। हाउएवर यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये टाइप के इन्वेस्टर्स अलग होते हैं इन्वेस्टर्स से, ठीक है। एनीथिंग एल्स लेट्स मूव टू हाँ बोलो बेटा, एनीथिंग एल्स? ओके, सो लेट्स मूव टू डेरिवेटिव्स। अब हम अगर टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स क्या आपके होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे यू कैन से हम एक वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर आप ये कह सकते हो लाइक कोई अंडरलाइंग एसेट होता है। अंडरलाइंग एसेट में अगर मैं बात करती हूँ करेंसी की, डॉलर्स हो गए, ठीक है, पाउंड हो गया। देन सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करती हूँ तो शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये हमारे अंडरलाइंग एसेट है। को रख के, शेयर्स को रख के मैंने एक ट्रेडिंग की, मैंने एक डील की और उस पे मैंने वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है डिराइव्ड, द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। इनकी वैल्यू, डेरिवेटिव्स की वैल्यू कहाँ से आती है, एक एसेट जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। लाइक सिक्योरिटीज हो गया, शेयर्स हो गए, शेयर्स को मैंने बेस बना के आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू 10 शेयर्स। गोल्ड हो गया, आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एक मैंने एसेट रखा, गोल्ड रखा, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वैल्यू डिटरमाइन की, डिराइव की, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स होता है। इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन another derived asset or you can say the value of the another asset, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक हमारे पास था फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ठीक है, देन यू वर हैविंग स्वैप्स, ऑप्शंस। तो अब दिस वुड बी लाइक दिस वाज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड, और अगर आगे फ्यूचर में है आपके कोर्स में डेरिवेटिव्स तो मैं एक बार फिर से कवर अप करूंगी, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल विद दिस। अब हम आते हैं Diksha, is the basic meaning clear to you? Yes ma'am, thank you. ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस चाहिए तो आई हैव द वीडियोस विद मी रिकॉर्डेड, आई कैन सेंड यू पर्सनली सो यू कैन गो थ्रू इट, और इफ देयर वुड बी इन दिस कोर्स देयर वुड बी, देन वी कैन गो श्योरली टेक इट अप इनटू कंसीडरेशन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, एनएवी। एनएवी आपने यहाँ देखी होगी, इसमें लिखी है disclosure of NAV, no SEBI registrations are required and there is no disclosure of NAV। यहाँ म्यूचुअल फंड में लिखा है disclosure of NAV at the end of every day। अब NAV क्या होती है ये हम समझते हैं। You can see here in the slide। सबसे पहले तो NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो म्यूचुअल फंड में यूज करते हैं हम, ठीक है। ये हेज फंड के कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ये चीज पहले तो समझ लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड इन हेज फंड, दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन
म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो बल्क में होते हैं, बहुत बल्क में होते हैं। तो कोई इन्वेस्टर कभी छोड़ के जाना चाहता है म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियसली वो सेल आउट करेगा। तो सेल आउट करेगा तो हमें उस शेयर का प्राइस चाहिए रहता है, तभी हम एनएवी निकालते हैं। हाउएवर अगर हम हेज फंड की बात करें तो हेज फंड में इतने हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो बीच में कभी भी कोई भी छोड़ के नहीं जाते, एक पीरियड के बाद दे quit. So there is no need take out the value of it each and every day. However, the value of the securities to be traded under mutual fund are to be taken out every day. Now, like अब आप देखो क्या इसको हम NAV को क्या कहते हैं? It is the value of a single unit of mutual fund. Value of one share, ठीक है, वन कमोडिटी, इस टाइप की वैल्यू। जैसे अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो हम क्या पता करते हैं कि प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या है, ठीक है। वैसे ही एक म्यूचुअल फंड की सिंगल यूनिट की वैल्यू कितनी है। यूनिट अगर आप आहाना फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स होल्ड कर रही है, तो आज की डेट के लास्ट इवनिंग में सब कुछ क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होती है, तो इवनिंग में आना के 10,000 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हुई, तो उसको पैसे दे दिए गए और वो मार्केट छोड़ के चली गई, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो नेट एसेट वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट रिफ्लेक्ट्स द रियलाइजेबल वैल्यू दैट द इन्वेस्टर विल गेट, एक इन्वेस्टर को मिलेगी फॉर ईच यूनिट that he or she is holding if the scheme is liquidated on that day. For example, उसकी स्कीम खत्म हो रही थी, ठीक है, या वो क्विट करना चाह रहा है, तो उस दिन के शाम को उसके 1000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स वो होल्ड कर रही थी, उसका कितना पैसा उसको मिलेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला रिटन हियर। टोटल वैल्यू कितनी है स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, डिपॉजिट्स की, म्यूचुअल फंड में भी पूरा कलेक्शन होता है हर चीज का, ठीक है। उनकी टोटल वैल्यू कितनी है माइनस डेली एक्सपेंस, ठीक है, कितना खर्चा हुआ, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये आपको फॉर्मूला सिर्फ ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, जब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम, ठीक है, let's assume there's a mutual fund named Axis Mutual Fund. Ahana, coincidentally today I have taken the Axis Mutual Fund and I think I have taken the Soumya's name. I was thinking about your name only. Okay, so let's assume एक म्यूचुअल फंड है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिसमें सौम्या ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, सौम्या ने कैसे इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इन एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें पता करना है, अब सौम्या ने 10,000 तो इन्वेस्ट कर लिया, अब उसने कहा कि चलो 6 महीने के बाद उसका मन हट गया, उसने बोला नहीं, मुझे मेरे 10,000 रुपीज वापस, मैंने जो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे अब मैं वो पैसे रिकवर करना चाहती हूँ, मुझे वो पैसे अब म्यूचुअल फंड में नहीं रखने। तो अब भाई इन्होंने कहा कि मुझे अपनी स्कीम लिक्विडेट करनी है, तो हुआ ये, जिस दिन उन्होंने लिक्विडेशन ऑफर, हमने क्या किया उस दिन का, एज ऑफ टुडे, आप अज्यूम कर लो आज की बात है ये, एज ऑफ टुडे, एंड टुडे ऑल्सो इन द इवनिंग इट इज, द मार्केट इज क्लोज, तब कैलकुलेट होता है। तो एज ऑफ टुडे शाम को द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स, जो भी उसके पोर्टफोलियो के अंदर थे, थोड़े बहुत स्टॉक थे, थोड़े बहुत बॉन्ड थे, डिपॉजिट्स थे, ठीक है, लेस डेली एक्सपेंसेस भी लेस कर लिए मैंने, 100 करोड़ आ रहा था। अब इस म्यूचुअल फंड में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सिस म्यूचुअल फंड में सिर्फ सौम्या नहीं है, ठीक है, सौम्या जैसे 1000 इन्वेस्टर्स होंगे, लेकिन सौम्या एक अकेली थी जो निकलना चाह रही है। उन्होंने बोला अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना। तो आज के तारीख में कैलकुलेशन की गई, टोटल वैल्यू एक्सिस म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल एक्सिस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स भी थे, बॉन्ड्स भी थे, डिपॉजिट्स भी थे, लेस डेली एक्सपेंसेस, क्या छोटा मोटा ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा आया, ठीक है, वो सब माइनस करके कितना हमारे पास आ रहा है, 100 करोड़ बच रहा था, ठीक है। ये फॉर्मूले में अगर लगा रहे हो तो ये वैल्यू हमें 100 करोड़ आ गई माइनस करने के बाद, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो सौम्या के पास कितनी थे अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था, 10,000, ऐसे ही 1000 पीपल वुड हैव इन्वेस्टेड, तो हम ये कह सकते हैं
कि देयर आर 10 करोड़ यूनिट्स, 10 करोड़ यूनिट्स थे, ठीक है। अब उसमें से हमें देखो अभी पता करना है कि सौम्या के पास कितने यूनिट है। हम ये मान के चल रहे हैं 1000 या 10,000 लोगों ने जितनों ने भी इन्वेस्ट किया उनकी टोटल यूनिट्स मिला के कितनी हो रही है, 10 करोड़ यूनिट्स। एंड हाउएवर टोटल सम कितना बन रहा है आफ्टर माइनसिंग ऑल द एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, इट इज 100 करोड़। तो अब हम आते हैं हेल्ड बाय वेरियस इन्वेस्टर्स। अब हमें एनएवी निकालनी है, तो एनएवी का मैंने सिंपल क्या किया, एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड कितना हुआ, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10। ये फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, ये फॉर्मूला है आपका, देख लीजिए। 100 करोड़ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 करोड़, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, एनएवी कितनी बन रही है यहाँ पे, एनएवी हमारी बन रही है 10 करोड़, ठीक है। दिस एनएवी आई हैव गॉट इट, दिस इज व्हाट 10 करोड़, इट इज द नेट एसेट वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट, आज की डेट की ये नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकालने को हेल्प मिलेगी कि सौम्या को हमें कितने पैसे देने हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज समझ, ये एनएवी बन गई 10 रुपीज। अब सौम्या ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 10,000 इन एक्सेस म्यूचुअल फंड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सौम्या को कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने यूनिट्स हुए, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1000 यूनिट सौम्या के पास है आज की डेट में, ठीक है। I hope we are running out of time. There are still 9 minutes. So आज की डेट में सौम्या के पास कितने पैसे हैं, कितने यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स, दिस रुपीज यू कैन कट, ठीक है। 10,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए, एवी कितना था उस म्यूचुअल फंड का, 10 डिवाइडेड बाय 10, सो हाउ मेनी यूनिट्स शी इज होल्डिंग, 1000 यूनिट्स एक्सिस म्यूचुअल फंड के सौम्या के पास हैं, जिसका आज की डेट का एनएवी कितना है, ₹10। अब आप ये समझ लो, आज सौम्या ने इन्वेस्टमेंट कर ली 10,000 की, ठीक है। तो हमने उसको शाम को मैंने कैलकुलेट करा और सब पता किया और ये आया कि एनएवी 10 थी और उसके पास नंबर ऑफ बिट्स मैंने निकाल ली 1000। अब एक महीने के बाद सौम्या का मन हो गया कि चलो मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे अब एक्सिस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करना है। तो इन्होंने फोन किया फंड मैनेजर को या कुछ, उसको बोला कि मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को नहीं चाहिए। तो अब वो पूरा कैलकुलेशन करेगा, पहले तो उसने ये देखा कि इसके पास कितनी यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है, ठीक है। अब उसके बाद इसने जिस महीने के एंड पे वो कह रही है कि मुझे नहीं खत्म करना है, उसी दिन शाम को वो फिर एनएवी कैलकुलेट करेगा। डेली एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत चेंज हो गए, एनएवी अब एक्सिस बैंक की एक महीने के बाद कितनी हो गई, 12 रुपीज बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि और इन्वेस्टर्स ने एड ऑन किया होगा, ठीक है, और इन्वेस्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया होगा, तो कितनी हो गई, 12। तो अब आप ये देखो सौम्या के पास कितने यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स, आज की एनएवी कितनी है, 12। तो सौम्या को कितने पैसे मिल रहे हैं, 12,000 शी विल गेट। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ एक महीने के बाद, शी हैज इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, नो वंडर, ठीक है, लेकिन यूजुअली लॉस बहुत कम ही होता है म्यूचुअल फंड में, आपको थोड़ा बहुत बढ़ के ही मिलता है। अब एनी क्वेश्चंस इन दिस? Any questions? No, ma'am. Soumya is having no question. Have the misconceptions at the back of your mind. ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। Let me raise this one. ठीक है, अब देखो एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। अभी मैं अब यहाँ सौम्या का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ठीक है। अब मैं किसका एग्जाम्पल लूँ, अब मैं अहाना का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम लोग अहाना के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एक्सिस म्यूचुअल फंड। भाई अहाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी थी। उन्होंने क्या किया, बहुत अपनी सैलरी में से हर बार वो 1-1 हजार रुपए बचाती थी और टोटल बचा के उन्होंने 10,000 कर लिए एक महीने के एंड पे। ये इन्होंने कहीं से पता किया कि अरे वहां पे बहुत अच्छा एक्सिस म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो चलो ये अप्रोच किया इन्होंने। अब सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में इन्होंने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो पहले ये पता कराया जाता है कि इनको कितनी यूनिट्स मिली हैं उस म्यूचुअल फंड की, ठीक है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स होंगे, शेयर्स होंगे कंपनीज के, कुछ बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, कहीं कुछ डिपॉजिट्स होंगी।
तो पहले तो ये 10,000 ले लिए उसने। अब बोला कि पहले पता करते हैं आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है, अभी हमें ये पता नहीं है, अब आहना को पता नहीं है कि उसको कितनी यूनिट्स मिल रही है। तो वो जो फंड मैनेजर था उसने फटाफट जल्दी से कैलकुलेट किया कि आज ये शाम को आई है, शाम को मार्केट क्लोज हुई, जल्दी जल्दी उसने पता किया कि आज की तारीख में टोटल वैल्यू स्टॉक्स की, शेयर्स की कितनी है, बॉन्ड्स की कितनी है, जो वो म्यूचुअल फंड हेल्ड कर रहा है, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हेल्ड कर रहा है। फिर उसने उसमें से डेली जो खर्चे छोटे मोटे ब्रोकरेज वगैरह के सब होते हैं, ये सब उसने लेस किए, माइनस किए, ठीक है। तो उसने देखा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 करोड़। ये 100 करोड़ ये वाली है, ये ऊपर वाला जो लाइन आप देख रहे हो, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स, डिपॉजिट माइनस डेली एक्सपेंसेस, ये 100 करोड़ आ गए। अब ये इतनी बात इसको पता चल गई। फिर इसने देखा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है अब तक लोगों के पास, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबकी यूनिट्स ऐड करके इसने पता किया 10 करोड़ यूनिट्स, ठीक है, ऑफ दिस एक्सिस म्यूचुअल फंड हेल्ड बाय वेरियस इन्वेस्टर्स। अब हमने क्या किया, निकाली एनएवी, ये जेड हटा दो, एनएवी हमने निकाली, इस एक्सिस म्यूचुअल फंड की हमने निकाली एनएवी। एनएवी पे का फॉर्मूला लगा लिया हमने जल्दी से, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 10 रुपीज इज एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू इज ₹10। अब सौम्या के इसने देखे, सौम्या सौहाना के देखे 10,000 रुपीज, तो इसने कहा ठीक है आना 10,000 रुपीज, आज की डेट की एनएवी कितनी बन रही है, ₹10। So if you divide it, so you will get the 1,000 units of Axis Mutual Fund. आप 1,000 Axis Mutual Fund के ओनर हो गए हो यूनिट्स के। तो ये तो बहुत खुश हो गई। अब इसने कहा चलो ठीक है, अब ये आराम से बैठ गई घर के अंदर, अपने कहने लगी कि चलो हमें 1,000 यूनिट्स मिल गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,000 यूनिट्स मैंने कैसे निकाले, एनएवी के थ्रू, ठीक है, दिस इज माय एनएवी, ₹10 फॉर टुडे। अब एक महीने के बाद इनका मन हट गया, इनको पैसों की जरूरत थी आप समझ लो, या इन्हें कहीं से कुछ पता चला कि अरे कहीं और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो शी अप्रोच्ड अगेन द एक्सिस म्यूचुअल फंड, वहां गई और बोला कि मेरे पास 1,000 यूनिट्स हैं, मैं ओनर हूँ 1,000 यूनिट्स की, और मुझे ये सेल करना है, मुझे ये बेचना है। सो व्हेन एनएवी ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड, अब भी एक महीने के बाद ये इसमें सिर्फ सौम्या आहना थोड़ी नहीं थी, सौम्या ने भी इन्वेस्ट किया था, और 3-4 नजरीना ने भी इन्वेस्ट किया था, और 3-4 और इन्वेस्टर्स थे, तो यहाँ का जो 100 करोड़ था ये बढ़ गया, ठीक है, नीचे 10 करोड़ यूनिट्स की जगह ये कुछ बढ़ गई। तो अब एक महीने के बाद यही एनएवी कैलकुलेट करके कितनी हो गई, इंक्रीज टू 12। So when she was willing to sell, Ahana, when she was willing to sell her 1,000 units, तो उसको जो करंट एनएवी होगी, उस एक महीने के बाद जो करंट एनएवी होगी, जिस दिन वो सेल आउट कर रही है, उसके रेट से उसे हम रिफंड करेंगे मनी। सो 1,000 यूनिट्स तो फिक्स्ड रहेंगी, however the current NAV was ₹12, तो अब कितनी यूनिट्स उसको मिल गई, she will receive 12,000 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप देखो उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 10,000 का, और उसको रिटर्न कितने का मिल रहा है, 12,000 का, ठीक है। सो बिकॉज व्हाई शी इज गेटिंग द ग्रेटर रिटर्न, बिकॉज द एनएवी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 12। एम आई क्लियर? अभी किसी बच्चे को डाउट है? नो मैम। नो मैम। दीक्षा इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? आई वांट ऑल टू बी वेरी क्लियर। हाँ बोलो बेटा। मैम जो 12 है, जो इंक्रीज होके आया है 12 पे, मैम 10 जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वैसे 12 तो कहीं कैलकुलेट नहीं किया है। नहीं बेटे, ये मेरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब मैं आपको अगर डेटा दे दूं, ठीक है, मैं आपको डेटा दे दूं, आज 200 करोड़ हो गया एक महीने के बाद, ठीक है, एंड यूनिट्स हमारी बढ़ गई, तो आप तब डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। दिस वाज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। हाँ, हाउएवर एग्जाम में आएगा तो आप कैलकुलेट करोगे, दोनों का अलग अलग दिया रहेगा डेटा, ये नंबर फ्लक्चुएट हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते जाएंगे अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस एनएवी, और हर दिन इन्वेस्टर ऐड होते हैं, ऐसा नहीं है एक महीने के बाद ऐड होंगे, हर दिन नए इन्वेस्टर ऐड होते हैं, और हर दिन शाम को एनएवी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि हर दिन नए लोग आते हैं, हर दिन पुराने लोग छोड़ते हैं। Is this concept clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about others? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So in next Yes, class ma'am. we will do with the process, and ये notes आपको आज के मिल जाएंगे. Please it's my request, जब भी शाम को notes मिलते हैं, अभी मिलते हैं, आप शाम को time निकाल के एक बार इसे revise करो, तभी concept clear होगा. Okay, so we are ending for the today's class. Again we are as if we are falling short of time, so it's just half a minute left. And you have any doubts, you can raise it in next class also. Okay, thank you so much. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.